जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 5 के करेंगे, जो कि हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें कौन से चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े थे, सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी से निकला हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैपिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रेशर ऑन लिक्विड पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था और पास्कल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 5 था। उसके बाद हमने चैप्टर 5 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसके लिए इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ताकि आप लोग आराम से अपनी सहूलियत से धीरे धीरे वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और कॉन्सेप्ट से अक्सर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हालांकि बैलेंस रहता है फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, पर फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली लोग पढ़ के चले जाते हैं, रट के चले जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को वो छोड़ देते हैं पीछे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका सिलेक्शन में थोड़ा सा ड्विंडल हो जाती है चीज़ें, कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, या होता है तो बहुत मार्जिनल तरीके से होता है। तो उस चीज़ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, फैक्चुअल भी करना पड़ेगा और कंसेप्चुअल भी करना पड़ेगा। जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग का पूरा ही फैक्चुअल था, जिसमें हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट्स देखी थी, और चैप्टर 2 में हम लोग ने डिवाइसेस देखा था। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा है। चैप्टर 3 में हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, चैप्टर 4 में हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर चैप्टर 5 में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं एग्जाम में, हम लोग उनको देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने डेंसिटी ऑफ वाटर पे ख़त्म किया था, अब डेंसिटी ऑफ वाटर पे ही शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा, हम लोग ने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है अपनी 0 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री पे नहीं, 4 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हम लोग ने वाटर एनॉमली की बात हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में की थी, पार्ट 1 में। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बेसिक पे बताया गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे एक्ट करती है, वाटर एनॉमली कैसे एक्ट करती है, कि जो भी सरफेस होगा किसी ठंडी जगह का, ठंडी जगह में कोई तालाब है, वहाँ पे सरफेस ढक जाता है, सरफेस जम जाता है, पर फिर भी सरफेस के नीचे की जो लेयर रहती है वो क्या होती है, वो पानी में रहती है, वो लिक्विड स्टेट में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे जो सरफेस के नीचे जमे हुए सरफेस के नीचे की जो लेयर्स है पानी की, उसमें मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा था। 30th क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने कई बार अभी लास्ट पार्ट में देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मास ऑफ एनी सब्सटेंस वाइल हीटिंग रिमेन्स द सेम हाउएवर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जब गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मास तो सेम रहता है, उसका वॉल्यूम बस बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, दस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ये जनरल फिनोमिनन है। लेकिन वाटर ये क्या है, ये वाटर जो एग्जिबिट करता है, वाटर जो शो करता है, वो एनॉमलस एक्सपेंशन शो करता है ऑन कूलिंग एंड ऑन कंट्रैक्शन ऑन हीटिंग विद इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड, इट इज ऑब्जर्व दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 0 to 4 डिग्री। ठीक है, अगर वाटर को हीट किया जाता है, तो वो हीट होती है तो क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए ना। हीट, जब हीट किया जाता है किसी को, राइटिंग हमारी सी गड़बड़ है थोड़ी। ठीक है, तो हीट किया जाता है किसी चीज़ को, गर्माहट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, हीट किया जाता है, तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, एक्सपैंड होता है वो। पर वाटर के केस में देखा गया है कि वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और उसको हीट किया जा रहा है, तो वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब ठंडक प्रोवाइड की जाती है, जब हीट एनर्जी उनसे ले ली जाती है, तब जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके बाद ये मास
तो सेम ही रहेगा, मास से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हमने जब हीट वाटर को जो कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हीट प्रोवाइड की, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 डिग्री बहुत ठंडा होता है, 4 डिग्री थोड़ा सा कम ठंडा होता है, ठीक है। तो हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, हीट प्रोवाइड की मतलब वाटर को गर्म किया। तो वाटर को क्या होना चाहिए, वाटर को एक्सपैंड होना चाहिए, ठीक है, वाटर को एक्सपैंड होना चाहिए। पर वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ने लगता है, ठीक है। सिकुड़ने लगता है मतलब वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाती है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। डेंसिटी कितनी हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 10 डिग्री आया, तब वाटर एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। लेकिन 0 से 4 के बीच का जो हीटिंग पीरियड है उसमें वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ना कि एक्सपैंड। और 4 डिग्री के बियॉन्ड वो एक्सपैंड करता करते 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो ये अनोमली है, आप ध्यान रखिएगा, वाटर के केस में, सिर्फ वाटर के केस में ये अनोमली नोटिस की गई है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वैसे होनी चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई कोई भी, मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, दूध का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मिल्क को, ठीक है, मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, बहुत गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, तो मिल्क क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, स्प्रेड होगा, एक्सपैंड होगा, फैलेगा, ठीक है, मिल्क फैलेगा, ठीक है, क्या होगा, फैलेगा मिल्क, ठीक है, मतलब दूध उबल नहीं जाएगा, मतलब फैलेगा, अपना जो सरफेस एरिया है उसको एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो ये मिल्क हो गया। ये कब होता है, जब इसको हीट प्रोवाइड किया जाता है। जब इसको ठंडा किया जाता है तब क्या होता है, तब ये सिकुड़ता है, ठीक है। ये तो आपको कॉमन सेंस से पता होगा, कोई चीज़ ठंडी होती है, ठंडी में चीज़ें सिकुड़ती हैं, और गर्मी में एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग देखते हैं नॉर्मल चीज़ में, कि 0 डिग्री जो बहुत ठंडा है तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री जो बहुत ठंडा है बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी किस पे, 0 डिग्री पे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम कम होगा ना उसका, ठीक है, वॉल्यूम उसका कम होगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ी मतलब डेंसिटी हो गई मैक्सिमम 0 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है 0 डिग्री पे मिनिमम रहेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि 0 डिग्री पे जनरली डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। पर वाटर के केस में कुछ उल्टा सा है, ठीक है। वाटर के केस में क्या देखा गया है, ये तो हम लोग ने नॉर्मल लिक्विड्स के बारे में देख लिया। वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में ये होता है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 0 डिग्री पे नहीं, वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम अपनी डेंसिटी रीच करती है। इसका क्या मतलब होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी अपनी मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री पे होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 4 डिग्री पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, अगर हम ये मान के चलें तो वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है, तभी डेंसिटी इसकी मैक्सिमम 4 डिग्री पे होती है, ठीक है। इसी से कंपेयर किया जाए मिल्क का, जो हम लोग ने अभी एग्जाम्पल देखा था, मिल्क का जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो 0 डिग्री पे होती है, ठीक है, वो 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। मिल्क की 0 डिग्री पे हो गई, और वाटर की, जो कि एक लिक्विड ही है, जिसको गर्म भी किया जाएगा तो भी क्या होगा, 4 डिग्री पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डेंसिटी रीच होगी, ठीक है। इसके क्या देखा गया है, 0 से 4 डिग्री गर्म करने पे भी, 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक वाटर को गर्म करने पे भी वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है, डेंसिटी पीक कर जाती है, डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो यही लिखा है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री इज हीटेड इट इज ऑब्जर्व दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। The volume of water is minimum at 4 degree centigrade and density of water is maximum at 4 degree centigrade, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है, और रिलेशन से के माध्यम से समझाया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीच कर रही है मैक्सिमम वैल्यू में, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बीपीएससी एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो हमने देखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, अब आपको केल्विन बताना है, तो ये केल्विन का जो फॉर्मूला होता है ये C प्लस 273 होता है, ठीक है। C क्या होता है, सेल्सियस, और 273 एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो केल्विन में आपको अगर वैल्यू बतानी है तो सेल्सियस कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है, प्लस आपको 273 ऐड करना है तो 277 केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है, 273, ठीक है। अब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर है 277 K पे, ठीक है। अब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 277 इज इक्वल टू C प्लस 273, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। K की वैल्यू दी ही हुई है 277, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, तब C की वैल्यू हो गई 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप ऐसे लगाइएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसर्शन और रीजनिंग। एसर्शन और रीजनिंग क्या होता है, एक एसर्शन दिया होता है, आपको उसकी वेरीफाइबिलिटी चेक करनी होती है, वेरीफाई करना होता है कि वो स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है या नहीं। उसके बाद क्या देखना होता है, जो नीचे रीज़न दिया है क्या वो रीजनिंग एसर्शन को स्ट्रांग बना रही है, एसर्शन को प्रूव कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ ये देखना होता है कि जो रीज़न है वो इंडिविजुअली ट्रू है कि नहीं, मतलब एसर्शन के बिना भी अगर एसर्शन ना भी हो तो वो क्या रीज़न अपने आप में सही होगा या नहीं। और अगर दोनों सही होंगे तो एसर्शन की रीजनिंग सही हो जाएगी, और अगर नहीं सही होंगे तो या तो एसर्शन सही होगा या तो रीज़न सही होगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो 33rd क्वेश्चन में पहला असर्शन जो लिखा है वो लिखा है, एर आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। तो हम लोग ये ने डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में देखा था, डेंसिटी ऑफ मटेरियल के बारे में देखा था, क्या देखा था कि जो लेस डेंस लिक्विड होती है, लेस डेंस लिक्विड होती है, लेस डेंस जो होती है वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, मोर डेंस के ऊपर, ठीक है, मोर डेंस के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है, मोर डेंस के ऊपर फ्लोट करती है। ये तो हमने देखा ही था, जैसे जो ऑयल था वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो बहुत कम है सरफेस टेंशन के, वो सरफेस टेंशन वाटर के, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने चैप्टर 5 में पढ़े हैं, आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर डिसोरिएंटेशन सा हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है अनलेस, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे चैप्टर 5 से, तभी आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। नहीं तो फिर आप एक दो बार पढ़ेंगे फिर डिसोरिएंटेड हो जाएंगे, छोड़ देंगे बीच में, क्योंकि समझ में नहीं आता है, फिर इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये एक पूरा सिस्टम है तैयारी का, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी सब टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं जहाँ से भी आपको मिल जाए आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से पता चलता है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट से आप नहीं बता पाएंगे कि क्वेश्चंस कितने क्लियर है, ठीक है। ये वाइस वर्सा चीज, मतलब वाइस वर्सा नहीं है, ये उल्टी चीज़ है, ये ऐसी है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर उसको अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए PYQ से, मॉक टेस्ट से, या किसी भी तरीके से, ठीक है। बस लेकिन आप अपने जो भी नॉलेज है, जो भी बेस है, आपका फाउंडेशन है, उसको टेस्ट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो खैर बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। तो एसर्शन में देखा गया था, आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बेड गेट्स इमर्स्ड इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है, अच्छा यहाँ पर एसर्शन ये सही क्यों है हम आपको बता दें, क्योंकि मरकरी जो है बहुत डेंस है, ठीक है, मरकरी जो है बहुत डेंस है, ये मरकरी है मान लीजिए, बहुत डेंस है, ठीक है। डेंस है इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जो इस मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, बहुत नज़दीक नज़दीक है। नज़दीक नज़दीक होने की वजह से क्या होता है, ये एक तरह की बेस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक तरह की ये चादर प्रोवाइड कर देते हैं ऊपर सरफेस पे, ये मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के, ठीक है। तो इतने पास पास हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक चादर सी बन जाती है, एक सरफेस लेयर सी बन जाती है इनके ऊपर। तो अब आयरन बॉल जो है यहाँ पे फ्लोट कर सकती है, ठीक है, मरकरी के ऊपर फ्लोट कर सकती है, क्योंकि मरकरी बहुत डेंस है, डेंस है मतलब बहुत मॉलिक्यूल्स पास पास है, जिसकी वजह से जो ये आयरन बॉल है ये अंदर नहीं जा सकती, कैसे जाएगी, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अंदर नहीं जा सकती, एकदम जगह ही नहीं अंदर जाने की, ठीक है। तो इसलिए ये फ्लोट करेगी, ये जगह क्यों नहीं है, क्योंकि मरकरी बहुत डेंस है, मरकरी की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ज़्यादा है आयरन से भी और वाटर से भी, ठीक है। अब वाटर में देखिए, वाटर में कैसे इमर्स हो जाती है, तो ये मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग येलो कलर का लेते हैं, ठीक है, ये, अरे यार ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा और डार्क कोई पेन लेते हैं, ठीक है, ये है,
ठीक है। ये वाटर है मान लीजिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 दूर दूर, ठीक है, दूर दूर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम लगती है, ठीक है। ये डेंसिटी कम है वाटर की, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कम है, मरकरी से यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आयरन बॉल आई कोई, ये आयरन बॉल आई यहाँ नहीं जा सकती, इतनी जगह में नहीं जा सकती, इतनी जगह में नहीं जा सकती है, ठीक है, यहाँ भी जा सकती है, ठीक है, तो ये डूब जाती है, तो ये डूब जाती है, ठीक है, ये इमर्ज हो जाती है वाटर में। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की ज़्यादा है। देखिए मरकरी के मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अलाउ नहीं करते वाटर बॉल को, सॉरी आयरन बॉल को अंदर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यही आयरन बॉल है, सेम आयरन बॉल है, पर मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, दूर दूर है, लेस डेंस मीडियम है, जिसकी वजह से ये एंट्री कर जाते हैं अपनी और डूब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का। अब रीजन क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी। नहीं नहीं, गलत है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज मोर देन आयरन, ठीक है। मरकरी पे फ्लोट कर रही है ना, मरकरी पे आयरन फ्लोट कर रहा है, ना कि आयरन मरकरी पे, ठीक है। मरकरी पे आयरन फ्लोट कर रहा है, ठीक है, मरकरी आयरन पे फ्लोट नहीं कर रहा है, आयरन मरकरी पे फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से ये रीजनिंग गलत हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से रीजनिंग गलत हो जाती है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर। देखा, हमने बताया था आपको, डेंसिटी ऑफ मरकरी ग्रेटर है, मतलब मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत नज़दीक हैं, जो अलाउ नहीं करते आयरन बॉल को फिट इन होने में, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती रहती है। क्योंकि डेंस होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होने की वजह से एक चादर सी बन जाती है, एक सरफेस सा बन जाता है, एक बेस सा बन जाता है, जो कि हेल्प करता है आयरन बॉल को फ्लोट करने में, ठीक है। लेकिन वाटर के साथ उल्टा है, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर आयरन बॉल को बहुत आराम से एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आयरन से भी ज़्यादा है और वाटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है। हाउएवर आयरन हैज़ हायर डेंसिटी ऑन देन वाटर, ठीक है। अब इस केस में क्या है, आयरन की हायर डेंसिटी है, ठीक है, आयरन की हायर डेंसिटी है than water, so it gets immersed in water. The statement A is correct but reasoning is not correct, ठीक है, याद रखिएगा, ISP का क्वेश्चन था 2002 में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी बेस बिल्डिंग हो रही है, फाउंडेशन बिल्डिंग हो रही है कि कैसे रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में काम करता है, जो हम लोग ने देखा था, और कैसे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी फ्लोट करेगी या पार्शियली सबमर्ज होगी या पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगी, इमर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन चैप्टर 5 में देखना पड़ेगा, जहाँ पे वेट और डेंसिटी का रिलेशन बताया गया, ठीक है, वेट और डेंसिटी का रिलेशन बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोग ने देखा, आयरन नेल की, आयरन बॉल की जगह आयरन नेल आ गया है। मरकरी में क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है आयरन नेल से। वाटर में क्यों सिंक कर जाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है आयरन नेल से, ठीक है। आयरन हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मरकरी, ठीक है। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, जिसकी वजह से वो आयरन इमर्स हो जाता है, लेकिन मरकरी के मॉलिक्यूल बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन के जो इसके मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयरन के मॉलिक्यूल्स को एंट्री करने में अलाउ नहीं करते हैं, और एक चादर सी बना देते हैं, एक सरफेस सी बना देते हैं, जिसकी वजह से आयरन की जो बॉल है, आयरन का जो नेल है, वो फ्लोट करता है, ठीक है। यूपीपी से 394 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नीडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन इट बिकॉज, ठीक है। एक नीडल है वो वाटर में क्या हो जाती है, डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा सा शिप है जो भी आयरन का है वो फ्लोट करता रहता है, वही बात है, बस रिलेटिव डेंसिटी की ही बात है, ठीक है। तो एज ऑफ द नीडल इज पॉइंटेड, नहीं, अगर एज नीडल का पॉइंटेड भी है तो ये प्रेशर का काम करेगा, ठीक है, ये प्रेशर का काम करेगा, इसमें डेंसिटी का कोई वो नहीं है, ठीक है। शिप इज फ्लैट, नहीं। शिप ड्राइव बाय पावरफुल, नहीं। नेक्स्ट है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द नीडल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, बिल्कुल सही बात है, जो रिलेटिव डेंसिटी है नीडल की वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1, तो जो भी डेंसिटी जिसकी 1 से कम होगी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। द सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 विल फ्लोट इन वाटर, बिल्कुल रिलेटिव डेंसिटी कम होगी तभी तो
कम होगी वाटर से तभी तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब वाटर जो है एक सरफेस लेयर बना देगा जिसपे वो फ्लोट करेंगे, ठीक है। तब जो है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अलाउ नहीं करेंगे 1 से कम नंबर वाले डेंसिटी को एंट्री करने के लिए, ठीक है। वाइल सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 विल सिंक इन वाटर, ठीक है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत आपस में बहुत क्या होंगे, आपस में बहुत पास पास होंगे। और वाटर का जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो वो आराम से एंट्री कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वाटर में डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब शिप को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि इसकी इफेक्टिव डेंसिटी 1 से कम रहती है, ठीक है। इफेक्टिव डेंसिटी 1 से कम रहती है, ठीक है। इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय शिप इज इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है। तो जो शिप ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, शिप ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपथर्स फोर्स की बात लग रही है। शिप ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया वो इक्वल है किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर के, ठीक है। तभी ये फ्लोट करती है। ये वाटर और डेंसिटी का, ये सॉरी वेट और डेंसिटी का हमने जो है रिलेशन देखा हुआ था, ठीक है। वेट ज़्यादा होगा डेंसिटी से तो वो डूब जाएगी, ठीक है। वेट बराबर होगा डेंसिटी से तो वो फ्लोट करेगी, और डेंसिटी ज़्यादा हुई अगर वेट से तो क्या होगा, ये पार्शियली सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा हुई वेट से तो ये फ्लोट करेगा ऊपर, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा हुई और वेट कम हुआ तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है। जब वेट और डेंसिटी बराबर होंगे तो ये पार्शियली सबमर्ज होगा, और अगर वेट ज़्यादा हो गया डेंसिटी से तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इमर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इमर्शन, सब इमर्शन, फ्लोटिंग और ये सबमर्जेंस, ठीक है। सबमर्ज मतलब कुछ पार्ट होगा, हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है सबमर्ज रहेगा पानी में। इमर्शन मतलब पूरी तरीके से डूब जाएगा, वेट ज़्यादा है तो। फ्लोट कब करेगा, जब वेट और डेंसिटी बराबर है, ठीक है। तो so it floats upon water but density of iron needle is much larger than water so it sinks easily, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू, बहुत आसान है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से डेंसिटी मैटर करती है, जिसके बाद आयरन नीडल फ्लोट करना बंद कर देती है और डूब जाती है, ठीक है। तो आयरन नीडल कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बिकॉज अपवर्ड फोर्स ऑन द नीडल ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंसेज द वेट ऑफ नीडल, ठीक है। अगर आयरन नीडल फ्लोट कर रही है तो इसका ये मतलब है, ये मान लीजिए आयरन नीडल है, ठीक है, आयरन नीडल है और ये पानी है। क्यों फ्लोट करेगी, ये हमने आपको सरफेस टेंशन वाले उसमें बताया था, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ फ्लोटेशन में भी ये कहा गया है कि फ्लोट तभी तक करेगी जब वेट कम है, ठीक है। वेट कम है किससे, डेंसिटी से, ठीक है। वेट कम है डेंसिटी से तब ये फ्लोट करेगी, ठीक है। अब वेट कम है तो इसका क्या मतलब है, मतलब सरफेस टेंशन जो है वो आयरन का कम है, वाटर का ज़्यादा है, ठीक है। एंड आयरन नीडल कैन फ्लोट इन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। ये हमने देखा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब हमने बताया था, आर्किमिडीज साहब जो थे उन्होंने बताया था, कोई भी वाटर, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इमर्स करेंगे लिक्विड में इमर्स करेंगे तो क्या होगा, एक अपथर्स फोर्स नीचे से लगेगा, लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो रेजिस्ट करेगी फिजिकल ऑब्जेक्ट की एंट्री वाटर में, ठीक है। तो ये अपथर्स फोर्स लगेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। रेजिस्ट करेगा, कितना रेजिस्ट करेगा, जितना ये लिक्विड जो है वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगी वाटर की उतना रेजिस्टेंस आएगा, उतना अपथर्स्ट फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये हमने अपथर्स्ट फोर्स से कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे आयरन नीडल है, ठीक है, आयरन नीडल है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। क्यों फ्लोट करेगी, क्योंकि जितना आयरन नीडल थर्स्ट इन होने की कोशिश करेगी उतना ही वाटर की लेयर क्या है, थर्स्ट आउट होने की कोशिश करेगी, ठीक है। उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लगेगा, मतलब उतना ही सरफेस टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आयरन नीडल जो है फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। पर अगर बहुत भारी हो गई, वेट ज़्यादा हो गया सरफेस टेंशन से तो ये डूब जाएगी, ठीक है। तो आपको कई कॉन्सेप्ट लगाने हैं यहाँ पे, वेट का, डेंसिटी का और सरफेस टेंशन का, ठीक है। अब सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, ये जो नीडल का वेट है ये बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है, मतलब W इज इक्वल टू डी हो जाता है, ठीक है। वेट इज इक्वल टू डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। अगर वेट कम रहेगा डेंसिटी से तब ऊपर तरीके से फ्लोट करेगी, ठीक है। ये हमने देखा था, यहाँ पे हमने बताया ना, अच्छा यहाँ पे हमने ये बताया, तो मतलब वेट कम है डेंसिटी से, ठीक है। वेट कम है डेंसिटी से, ठीक है। वेट कम है डेंसिटी से तभी तो
ये ऊपर फ्लोट करेगा, वेट बराबर है डेंसिटी के तो सबमर्ज हो जाएगा, जैसे हम लोग ने आयरन शिप में देखा था, ठीक है। और आयरन बॉल में क्या देखा था, पूरी तरीके से इमर्स हो जाएगा, मतलब वेट कम है डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये तीनों रिलेशन हम लोग ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में देखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वाइल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल वी फील दैट द बकेट A becomes heavier above the surface of water, second becomes lighter above the surface of water, C loses stability on coming out of water, D has gained mass on coming out of water, ठीक है। तो ये तो सही बात है, अगर आपने कभी भी किसी भी कुएं से पानी निकाला होगा तो आपको पता होगा कि जब बाल्टी कुएं के अंदर रहती है तब तक तो हल्की रहती है, लेकिन जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं वो हैवी हो जाती है। क्यों हैवी हो जाती है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग जाता है, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कैसे लगता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी हैवियर इन द एयर देन इनसाइड द वाटर और दे अपीयर टू बी लेस हैवी इन द वाटर. It is because water exerts an upward force on the objects immersed in it. This reduction is equal to the weight of fluid that body displaces. ठीक है, तो अभी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको एक बार फिर से थोड़ा सा आराम से समझा देते हैं और उसी प्रिंसिपल को फिर हम बता देंगे यहाँ पे कैसे लागू होता है, कि कैसे हमको जो है जब हम अपनी बाल्टी जो बकेट होता है वो कुएं में डालते हैं तब हमको हल्की लगती है, और जब बाहर निकालते हैं या किसी भी वाटर बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो वो हल्की लगती है, और जैसे वो बाहर निकालते हैं तो वो भारी लगने लगती है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इमर्स करते हैं कोई भी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में इमर्स करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड जो है एक अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करती है, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से ये देखिए, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो एंट्री करना चाह रही है ये वाले में, ठीक है, लिक्विड में एंट्री करना चाह रही है, तो लिक्विड में ऐसे आसानी से एंट्री नहीं मिल जाती है तुरंत, लिक्विड अपना एक रेजिस्टेंस डेवलप करके अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। मान लीजिए ये कार है, ये अलग मोहल्ले से आ रही है, ठीक है, ये मोहल्ला मान लीजिए मोहल्ला 1 है M1, ये दूसरा मोहल्ला है M2, ठीक है, ये मोहल्ला दूसरा है M2, ठीक है, M2, ठीक है, M2, ये सॉलिड मोहल्ला है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट सॉलिड है, और ये लिक्विड है, ठीक है, M2 जो है ये लिक्विड है, ठीक है, याद रखिएगा M2 लिक्विड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब एंट्री करेंगी, अब कोई मोहल्ले से M1 मोहल्ले से M2 पे मोहल्ले पे आएगा तो M2 वाले रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या हो, ताकि ये एंट्री ना कर पाए, ठीक है, एंट्री ना कर पाए। और अगर इन्होंने थोड़ी सी भी एंट्री की, ठीक है, थोड़ी सी भी एंट्री कर ली मान लीजिए, तो ये एंट्री किसके बराबर होगी, और एंट्री करी तो किसी ना किसी को तो हटना पड़ेगा। मान लीजिए इन्होंने अपनी यहाँ कार खड़ी करी, तो ये कार यहाँ पे जो ऑलरेडी 2 कार्स थी तो 2 कार्स हट के साइड हो गई, ठीक है, 2 कार्स हट के साइड हो गई। अब आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि जैसे ये कार ने एंट्री की मोहल्ले 1 से मोहल्ले 2 में, तो मोहल्ले 2 वाले उतना ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना इन 2 कार के हटने का फोर्स है, ठीक है, इन 2 कार के हटने का जितना वेट है उतना ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स लगाएंगे, मतलब जितना भी कार का ये फोर्स है, मोहल्ले 1 से कार ने एंटर की मोहल्ले 2 में, मोहल्ले 2 ने रेजिस्टेंस दिया, अपथर्स्ट फोर्स प्रोवाइड की, तो आपको ये पता करना होता है, ये बताना होता है कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया जब एक कार एंट्री की तो 2 कारें मोहल्ले 2 की हट गई एक कार को पार्क करने के लिए, ठीक है, एक कार को पार्क करने के लिए ये जो 2 कारें थी, ठीक, ये 2 कार हम अलग कलर से कर देते हैं, ये 2 कार अलग है, ठीक है, ये 2 कार अलग है ये 2 कार अलग हो गई, ठीक है, 2 कार हट गई यहाँ से, ताकि ये जो मोहल्ले 1 की कार है इनको यहाँ पे पार्किंग स्पेस मिल है, ठीक है। अब ये पार्किंग स्पेस जो मिली है वो 2 कार को हटा के मिली है, ठीक है। तो आर्किमिडीज कहते हैं मोहल्ले 2 के जो लोग हैं उतना ही फोर्स लगाएंगे, उतना ही प्रेशर लगाएंगे या उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना 2 कार्स का वेट है, जितना जो कार डिस्प्लेस हुई हैं जितना उनका वेट है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं, जब हम लोग ने ये पानी की बाल्टी है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ रहा है, नीचे आ रही है बाल्टी, पानी में आ रही है, तो क्या करेगी, लिक्विड जो है वो रेजिस्टेंस करेगी सॉलिड को, ठीक है, लिक्विड रेजिस्ट करेगी इनको अंदर आने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपथर्स्ट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से बाल्टी का वेट का
और यहाँ से नीचे अब थर्स्ट फोर्स का जो वेट होता है, जो फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है, इसलिए आपको ये फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए जब पानी के अंदर एंट्री होती है तब क्या होता है, तब ये ऊपर अब थर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हल्की महसूस होती है, क्योंकि इसका वेट काउंटर किया जा रहा है लिक्विड से, ठीक है, इसकी वजह से ये हल्की होती हैं। वैसे ही जब ऊपर आएंगी, लिक्विड के ऊपर आएगी, तब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा, पर कोई फोर्स नहीं लगेगा जो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर कर सके, ठीक है। तो इसलिए जो भी बकेट होती है लिक्विड के अंदर वो हल्की महसूस होती हैं, और जैसे ही वो बाहर आती हैं वैसे उन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग जाता है, पर कोई प्रेशर नहीं होता है जो उनके वेट को बैलेंस कर सके। जो अब थर्स्ट फोर्स अब तक लिक्विड लगा रहा था, अब वो नहीं लगाएगा, क्योंकि लिक्विड एब्सेंट है, जिसकी वजह से जब वो बाहर आती हैं, अबव सरफेस ऑफ दी वाटर आती हैं, तो हैवी लगती हैं, भारी लगती हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो आपको बताना है 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन वेटलेस बलून, इट्स वेट इन वाटर विल बी। बहुत आसान है, ठीक है। 200 ग्राम का कोई वो है वाटर, वेटलेस बलून था जिसमें 200 ग्राम पानी भर दिया गया है, ठीक है, 200 ग्राम पानी भर दिया गया, मतलब इसका वेट हो गया है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर जाते ही क्या होगा, पानी जो है, लिक्विड जो है, अब थर्स्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, या जितनी भी वाटर डिस्प्लेस करेगा वो, ठीक है। तो जितना वेट है इनका उतना अपथर्स मिलेगा, ठीक है, उतना अपथर्स मिलेगा, मतलब 200 वेट है तो 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है अपथर्स में। तो क्या हुआ, इनका वेट क्या होगा, ये वेटलेस हो गए, क्यों, क्योंकि वेट ऑफ बलून इन वाटर इज इक्वल टू वेट, इनका वेट 200 है और अपथर्स इन्हीं के बराबर लगेगा, 200 200 जो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यूपीआरओ एआरओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो वेटलेस रहेगा, क्योंकि जितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का उतना ही अपथर्स फोर्स लगाया जाएगा लिक्विड लेयर से, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से ये वेट इक्वलाइज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वेटलेस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ वेट है वो नीचे जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, तो पानी अपथर्स फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको रेजिस्ट करेगा कि वो अंदर ना आए। इस रेजिस्टेंस में दोनों के बैलेंस, दोनों के जो वेट्स हैं या फोर्स हैं वो बैलेंस आउट होके उसको वेटलेस कर देंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। ये आपसे पूछ रहा है कि द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। तो क्लाउड जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में क्यों फ्लोट करते हैं, आपको ये बताना है। क्या इस वजह से क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, या इस वजह से उनकी वेलोसिटी बहुत कम रहती है, या इस वजह से फ्लोट करते हैं कि प्रेशर बहुत कम रहता है, या इस वजह से फ्लोट करते हैं कि डेंसिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। तो फ्लोट पे आप अगर कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन में फ्लोट पूछा जाएगा कि कोई चीज़ फ्लोट क्यों कर रही है, तो उनमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई होगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, हमने देखा था चैप्टर 5 में कि वेट ज़्यादा है, जो अपथर्स फोर्स लगता है उससे, हमने आपको बताया था कोई भी फिजिकल बॉडी इमर्स की जाएगी किसी और बॉडी में तो नीचे से एक फोर्स लगेगा अपर साइड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग अपथर्स फोर्स कहते हैं। इसी पे बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब इसका वेट ज़्यादा होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा, तो अपथर्स फोर्स अगर कम लग रही होगी, अपथर्स फोर्स कम लग रही होगी, तो क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा तो वेट क्या हो जाएगा, इमर्स हो जाएगा। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो इमर्स हो जाएगा, क्योंकि अपथर्स फोर्स जो है उसको ऊपर बाहर नहीं फेंक पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया उसकी एंट्री। हमने कार वाला कॉन्सेप्ट देखा था, कार वाला एग्जाम्पल देखा था। वहीं अगर किसी का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, किसी का फोर्स ज़्यादा है वेट से, ठीक है, फोर्स ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है, फोर्स और डेंसिटी बराबर ही है यहाँ पे मानिएगा, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है वेट से, तो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा है किसी भी चीज़ की वेट से, तो क्या होगा, वो ऊपर जो डेंसिटी है वो वेट को, फिजिकल ऑब्जेक्ट के वेट को, ये डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है, ये वेट है यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट का, तो डेंसिटी इसको ऊपर पुश करेगी, ठीक है, ऊपर पुश करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लोट करेगी, ठीक है, ये फ्लोट करेगी, ठीक है, फ्लोट करेगी या ऊपर रहेगी, फ्लोट करेगी। वेट अगर बराबर है फोर्स के या डेंसिटी के, तो ये पार्शियली सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है, ये पार्शियली सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा था।
तो क्लाउड्स क्यों फ्लोट करेंगे, उनकी लो क्या होनी चाहिए, या तो लो फोर्स होनी चाहिए नीचे से, या तो लो डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डेंसिटी होगा। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स। दे आर सो स्मॉल दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज नेग्लिजिबल, दैट दस क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो है उनकी बहुत कम है। ठीक है, डेंसिटी बहुत कम है, किसकी डेंसिटी कम है, क्लाउड्स की, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये ए लिख देते हैं, डेंसिटी ए, और ये डेंसिटी क्लाउड्स की। ठीक है, डेंसिटी ए की ज़्यादा है, मतलब क्या था, हमने आपको बताया था मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब हैं जो इनको अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, इनको अंदर नहीं आने देंगे, इनकी डेंसिटी वैसे ही कम है तो ये ऊपर ही फ्लोट करेंगे। ठीक है, डेंसिटी एटमॉस्फेयर की ज़्यादा है, इनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, तो डेंस एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अपवर्ड ज़्यादा फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ क्लाउड्स की वजह से, जिसके ऊपर ये फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक लेयर भी बन गई यहाँ पे, बहुत मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो क्या होता है, एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो लो डेंसिटी की वजह से क्लाउड्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि हाई डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से जो है क्लाउड्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, while floating in the sea what part of an iceberg is above the surface of sea। ठीक है, तो आपको बताना है आइसबर्ग जो होता है फ्लोट करता रहता है सी में, समंदर में आइसबर्ग फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो वो पार्शियली सबमर्ज है। ठीक है, पार्शियली सबमर्ज है, इसका क्या मतलब होता है पार्शियली सबमर्ज का, वेट जो है आइसबर्ग का वो ऑलमोस्ट इक्वल है फोर्स जो लग रही है सी की या डेंसिटी सी की। ठीक है, फोर्स जो लग रही है डेंसिटी की या जो फोर्स जो लग रही है, अपथर्स फोर्स जो लग रही है तो वो बराबर है, या तो डेंसिटी जो सी की है वो बराबर है, जिसकी वजह से क्या है ये फ्लोट भी कर रहे हैं और थोड़े से सबमर्ज भी हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, आंसर इसका ये होगा 1/9। ठीक है, आंसर इसका होता है 1/9 ऑफ द पोर्शन ऑफ आइसबर्ग इज अबव सरफेस ऑफ सी। ठीक है, अबव सरफेस ऑफ सी। ठीक है, बाकी जो 8/9 है वो डिप्ड रहता है, वो सबमर्ज रहता है। ठीक है, जो 8/9 पार्ट है वो डिप्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं इनकी। When pure water changes into ice at 4 degree centigrade, the density of ice so formed is 9/10 of water at density of water। ठीक है, तो जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो 9/10 है डेंसिटी ऑफ वाटर की। ठीक है, मतलब डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है और डेंसिटी आइस की कम है। ठीक है, आइस की हल्की सी डेंसिटी कम है वाटर से। ठीक है, मतलब ये 9/10 क्या हुआ, 9/10 क्या हुआ, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया और 9th जो है डेंसिटी ऑफ आइस हो गया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, जिसकी वजह से ये पार्शियली सबमर्ज रहते हैं। ठीक है, इस वाले लॉ ऑफ फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट से। देयरफॉर इन प्योर वाटर 90% ऑफ आइस मस्ट बी बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग 10% मस्ट बी अबव द सर्फेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि प्योर वाटर में क्या होगा, जो 90% है, 90% आइस जो है वो बिलो सरफेस की रहेगी। ये 100% है। ठीक है, ये 100%, 100 यूनिट ऑफ वाटर है, तो 90 यूनिट जो है ये 100 के अंदर रहेगी, मतलब 10 यूनिट सिर्फ बाहर रहेगी। ठीक है, 10 यूनिट सिर्फ बाहर रहेगी, तो ये ऑलमोस्ट ये आंसर हो जाएगा 1/9। ठीक है, देयरफॉर 90% पार्ट ऑफ आइस मस्ट बी बिलो सरफेस ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग 10% मस्ट बी अबव द सरफेस। ठीक है, तो कितना हो गया, 10% है, टोटल कितना है 90% है ना, टोटल 90% आइस है। ठीक है, और 10% ही बाहर रहना है, तो ये कितनी हो गई, कितनी सबमर्जेंस हो गई, कितना पार्ट सबमर्ज है, मतलब कितना पार्ट अब फ्लोट कर रहा है, तो 1/9 पार्ट फ्लोट कर रहा है, 8/9 पार्ट जो है आइस का, आइसबर्ग का, वो सी के अंदर है। ठीक है, sea water has high density salty water but ice formed by it is pure and not salty, therefore while floating in sea about 1/8 to 1/9 part of iceberg is above surface of water। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वाटर दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर रहती है, जिसकी वजह से जो फ्लोटेशन है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वो फॉलो करता है, जो कहता है कि अगर वेट बराबर है डेंसिटी के, जो आइसबर्ग फॉर्म हुआ उसका वेट ऑलमोस्ट बराबर है डेंसिटी के, या जो अपथर्स फोर्स लग रही है उसके, तो क्या होगा, पार्शियली सबमर्जेंस होगा। ठीक है, पार्शियली सबमर्जेंस होगा। ठीक है, और अगर वेट ज़्यादा होता है आइसबर्ग का, जब वेट ज़्यादा हो जाता है क्या हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है आइसबर्ग का तो वो डूब जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, और वेट बहुत कम हो जाता है तो वो फ्लोट करने लगता है, कोई भी पार्ट उसका अंदर नहीं रहता है, वो आराम से फ्लोट करने लगता है वाटर के सरफेस पे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे 41 क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 41 सेज एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कोई भी आइस क्यूब है वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्यों वाटर में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है और जो आइस क्यूब का वेट है वो कम है, ठीक है, इसलिए आप खुद ही सोचिएगा, खुद ही सोचिए कि कौन से प्रिंसिपल्स आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है कि वेट कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी पुश कर रही है जो भी आइस क्यूब है उसको अपवर्ड्स, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स, ठीक है, तो ये जो आइस क्यूब है ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है जब वाटर, ये जो आइस क्यूब है ये पूरा पिघल जाएगा तब वाटर का लेवल क्या होगा, ठीक है, वाटर का लेवल क्या होगा। बहुत आसान है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि जितना वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ ये कहता है कि ये जो वेट है या जो फोर्स है किसके बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, ठीक है। तो ये इतना ही वेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे या इतनी ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करेंगे जितना लिक्विड इन्होंने डिस्प्लेस किया, ठीक है। मान लीजिए 2 लीटर पानी को इन्होंने डिस्प्लेस किया है तो ये 2 लीटर के इक्विवेलेंट ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, और जब ये पिघल जाएंगे तो सारा पानी जो 2 लीटर का है वो वापस आ जाएगा 2 लीटर का, जब ये 2 लीटर स्पेस ले जाएंगे अपने साथ, पिघल जाएगा पूरा, तो वो जो पिघल गए तो ये पानी वापस आ गया ना, पानी वापस आ गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, इनका जो लेवल है वो तो सेम ही रहा, ठीक है, जो लेवल है वो तो सेम ही रहा, ठीक है, वो तो सेम ही रहा, इसलिए क्या होता है कि इनका वाटर लेवल सेम रहेगा, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, ठीक है, तो जितना वाटर है उतना ही, जितना वाटर का वेट है उतना ही डिस्प्लेस करेगी वो, ठीक है, उतना ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ये वाटर जो आइस क्यूब है, जो वेट आइस क्यूब का जो वेट है, जितना वाटर डिस्प्लेस किया उससे क्या हुआ, उतना वेट हट गया, आइस क्यूब का वेट आ गया। अब जैसे ही आइस क्यूब बदल गया लिक्विड में तो उसका वेट चला गया, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये देखिए एक तरफ से अंदर आए, एक तरफ से बाहर निकल गए, फिर एक तरफ से बाहर जब निकले तो फिर वो अंदर आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये लेवल जो वाटर का है वो सेम रहता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ना आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम और इसको सिंप्लीफाई तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके इसका बता कर सकें और कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकें, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में पहले बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत ज़्यादा सा गिच पिच सा हो गया ना, तो हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, साफ़ सुथरे में पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई है अब कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि इफ़ अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ठीक है, बॉडी फ्लोट करती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, हम लोग ने देखा था। इफ़ टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन क्या होगा, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है बॉडी फ्लोट कर रही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और टेम्परेचर पहुँच जाता है कहाँ पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब क्या हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब पहले हम आपको बताते हैं बॉडी फ्लोट क्यों कर रही है, ठीक है, बॉडी क्यों फ्लोट कर रही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है, डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, ये डेंसिटी है 4 डिग्री पे, ठीक है, 4 डिग्री पे डेंसिटी बहुत हाई क्यों है, अब इसके बारे में भी हम लोग ने बात की थी पर फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ठंडी है, बहुत ठंडी है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंडा होता है ना, आपको पता हो, ये तो पता ही होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंडा होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, जो पानी था बहुत सिकुड़ गया, ठीक है, पानी बहुत सिकुड़ा हुआ है, पानी बहुत सिकुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बहुत कम है माफ़ कीजिएगा, पानी का वॉल्यूम बहुत कम है और डेंसिटी बहुत हाई हो गई, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे क्यों घट रहा है, क्योंकि ठंडी में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, ठंडी में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे या 4 डिग्री पे, वाटर के केस में 4 डिग्री पे ये क्या है, डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, याद रखिएगा डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है। डेंसिटी हाई होने का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स बहुत आपस में सटे हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपस में, ठीक है। ये जो वाटर है ये बहुत पास है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत पास है, ठीक है, ये बहुत पास है, बहुत पास है, ठीक है, ये बहुत पास है, ठीक है।
अब कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, अब यहाँ पे कहीं आपको एंट्री दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। कोई बॉडी मान लीजिए इतनी बड़ी है, तो वो कैसे एंट्री करेगी? ना इधर से एंट्री कर सकती है, बहुत कम जगह है, ना इधर से एंट्री कर सकती है, ना यहाँ से एंट्री कर सकती है, ना यहाँ से कर सकती है, ना यहाँ से कर सकती है, क्योंकि जगह बहुत कम है। जगह बहुत कम मतलब क्या है? वाटर बहुत डेंस है, वाटर बहुत डेंस है, जिसकी वजह से डेंसिटी की हाई होने की वजह से यहाँ पे एक सरफेस लेयर फॉर्म हो जाता है, एक जमा हुआ सा सरफेस लेयर फॉर्म हो जाता है, एक बेस लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी उस पर फ्लोट करती रहती है। ये जमा हुआ जो लेयर है ये क्या करता है? ये बॉडी को अंदर नहीं आने देता है, इमर्स नहीं होने देता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस पास पास हैं, जिसकी वजह से लेयर सा बन जाता है और ये बॉडी फ्लोट करने लगती है, इमर्स नहीं करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉडी क्यों फ्लोट करती है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला पार्ट जो है एग्जाम का क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? इफ टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप सोच के बताइए हमको कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई बॉडी होगी तो क्या, कैसे वो एक्ट करेगी, ठीक है। वाटर क्या हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ चीज़ गर्म कर दी गई, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ? बहुत गर्म हो गई, ठीक है। तो गर्म कोई चीज़ की जाती है तो क्या होती है? पानी था, पानी क्या हो गया? जो पानी पहले ऐसे ऐसे था, जो पानी पहले ऐसे ऐसे था, अब वो गर्म होके क्या हुआ? बहुत फैल गया, क्योंकि स्प्रेड होता है ना। बहुत ठंडी जो भी, अगर किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो वाटर कैसे हो गया है? वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे इतने इतने दूर हो गए हैं, ठीक है। डेंसिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। डेंसिटी बहुत कम हो गई है, इतने इतने दूर हो गए, ठीक है, इतने इतने दूर हो गए हैं, ठीक है। डेंसिटी कम हो गई है, तो हमने डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला देखा है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये देखिए पहले इतनी वॉल्यूम थी, पहले ये बहुत इतनी कम वॉल्यूम थी, पहले ये बहुत नज़दीक नज़दीक थे, अब वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हो गई है, तो मतलब डेंसिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। डेंसिटी बहुत कम हो गई है, वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर हो गए। अब क्या हुआ? जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो सकता है? आराम से एंट्री कर सकता है, ठीक है, इस स्पेस में, इस स्पेस में, इस स्पेस में। तो क्या होगा? बॉडी जो पहले फ्लोट कर रही थी 4 डिग्री पे, 100 डिग्री आने पे क्या हुआ? वही बॉडी क्या करेगी? सिंक कर जाएगी, बॉडी विल सिंक। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं बहुत इजी करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बॉडी विल सिंक, बिल्कुल सही है। व्हेन वाटर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, हमने आपको बताया वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एट लोवेस्ट, सो बॉडी विल सिंक, क्योंकि डेंसिटी लोवेस्ट है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, कोई भी इनको रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड हो रहा है। जो बेस बनता है, जो सरफेस लेयर बनती है जब डेंस होती है, कोई भी लिक्विड वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर जो बॉडी है वो आराम से एंट्री कर जाएगी, आराम से इमर्स हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसलिए क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लो डेंसिटी और हाई वॉल्यूम होने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे और वो एंट्री कर जाएंगे वाटर में, ठीक है, और वो डूब जाएंगे, बॉडी विल सिंक, ठीक है। व्हेन वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, ये हमने देखा था कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पे, क्योंकि ठंडे होने पे क्या होता है? वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। जब कोई चीज़ गर्म होती है, हीट एब्जॉर्ब करती है तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम हो जाती है, लोवेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। वॉल्यूम क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहते हैं तो फिजिकल ऑब्जेक्ट को एंट्री करने में आसानी होती है, वो सिंक कर जाती है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी दैन इन रिवर, ठीक है। सी में स्विम करना क्यों आसान है रिवर से ज़्यादा? बिल्कुल आसान है, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने आपको बताया डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो सॉल्ट सी ऑप्शन है आपके, सी वाटर इज सॉल्टी, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर ही होना चाहिए है। हाँ आंसर ये है। सी वाटर इज़ डीप कोई मतलब नहीं है, सी वाटर इज़ हेवियर मतलब नहीं, सी वाटर इज़ लाइटर मतलब नहीं है। सॉल्टी होने की वजह से आपको पता है समंदर का क्या पानी होता है? समंदर का पानी खारा होता है, ठीक है, खारा होता है, ठीक है, समंदर का पानी खारा होता है, ठीक है। तो पानी के साथ साथ क्या है? यहाँ पे नमक भी है, ठीक है, पानी के साथ साथ नमक भी है, ठीक है, नमक भी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से मास बढ़ गया, ठीक है, मास बढ़ गया क्योंकि नमक भी है, ठीक है, नमक के एलिमेंट्स भी हैं, तो जिसकी वजह से पानी और नमक दोनों की वजह से मास बढ़ गया। मास बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा? तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी बढ़ी तो क्या हुआ? वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत नज़दीक नज़दीक आ गए, ठीक है,
मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत नज़दीक आ गए, तो क्या करेंगे ये बेस फॉर्म करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे किसी भी बॉडी को डूबने में, ठीक है, किसी की बॉडी को एंटर करने में ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी, स्विम करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लोट करेगी सी में, ठीक है। तो इसलिए सी वाटर में स्विम करना आसान है रिवर में, क्योंकि रिवर में क्या होता है, रिवर सॉल्टी नहीं होता है, रिवर फ्रेश वाटर होता है, सिर्फ वाटर वाटर होता है, ठीक है, उसमें नमक तो होता नहीं है, जिसकी वजह से मास उसका कम होता है, मास कम है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस दूर दूर हैं, जिसकी वजह से आप डूब सकते हैं, ठीक है। इसलिए इट इज़ ईजियर टू स्विम इन वाटर दैन इन रिवर, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन रिवर बिकॉज द सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स विच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये कभी नहीं बताएंगे कैसे डेंसिटी बढ़ी, ठीक है। ये देखिए हमने आपको पूरी अच्छे तरीके से बताया है कि वॉल्ट का अपना एक सॉल्ट का अपना एक मास होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं कि सी वाटर सॉल्ट कंटेन करती है तो इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है, ये क्या तुक है, आप पूरी अच्छे तरीके से रिलेशन बताइए। अब कहीं भी कोई सी कहीं में भी कोई नमक है तो क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है, पर आपको एक रिलेशन बताना होता है, ठीक है। तो हमने आपको ये रिलेशन बताया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का, कि मास सॉल्ट का भी तो कुछ मास होगा, तो जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगी तो फ्लोट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगी अपथर्स्ट फोर्स में, ठीक है। तो ऑल्सो इंक्रीजेज इन अपथर्स्ट, सो चांसेस ऑफ सिंकिंग गेट रिड्यूस एंड वन कैन इजीली स्विम इन सच वाटर, ठीक है, आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं। अ बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बॉडी वेट किस में हाईएस्ट होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा बॉडी वेट हाईएस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अपथर्स्ट फोर्स हाइड्रोजन में कम होती है, ठीक है। अपथर्स्ट फोर्स जो होती है ये रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बॉयंट फोर्स इन हाइड्रोजन विल बी लेस दैन अदर मैटर्स बिकॉज इट इज़ लाइटेस्ट गैस, ठीक है। लाइटेस्ट गैस है तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगी, अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो बॉडी वेट है वो हाईएस्ट होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का हाईएस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन शिप एंटर्स सी फ्रॉम द रिवर व्हाट हैपेंस, ठीक है। रिवर से क्या हुआ, रिवर, ये रिवर है और ये सी है, ठीक है, रिवर है ये सी है, तो यहाँ से बोट दूसरे कलर की बना देते हैं। तो यहाँ से जब कोई बोट एंट्री कर रही है रिवर से और जब सी में आएगी तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये चेंजेस इन वेट एंड डेंसिटी हो रहा है, स्पेशली डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा किस में है, सी में है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है सी में, ठीक है, और डेंसिटी कम है रिवर में, ठीक है। तो हमने यहीं पे देखा था डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी जो सी है उसमें सी सॉल्ट एलिमेंट्स हैं जो मास बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। रिवर एकदम फ्रेश वाटर है, उसमें कोई भी मास नहीं होता है, उसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते, जिसकी वजह से मास कम रहता है, तो डेंसिटी भी कम रहती है, ठीक है। और डेंसिटी कम रहती है तो वॉल्यूम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डूब जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई सी अगर कम डेंस से लेस डेंस से कम डेंस पे जाएगी तो क्या होगा, वो थोड़ी सी उठ जाएगी, इट राइजेज अ लिटिल, थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डेंसिटी थी नहीं, यहाँ पे डेंसिटी कम, मतलब डेंसिटी यहाँ पे कम थी रिवर की, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मास कम था, सॉल्ट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से ये चल रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई डेंसिटी ज़्यादा हुई, डेंसिटी ज़्यादा हुई मतलब मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आ गए, मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आ गए तो क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे आ रही थी उनको अलाउ नहीं किया गया ज़्यादा एंट्री के लिए, ठीक है, ज़्यादा एंट्री के लिए, डूबने तक की एंट्री के लिए अलाउ नहीं किया गया, इनको हल्का सा एक बेस दे दिया गया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी जो यहाँ पे हल्की सी डूबी हुई थी शिप, यहाँ पे आके रेस कर गई, क्यों, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और क्या हुआ, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास होने की वजह से क्या हुआ, अपथर्स्ट फोर्स लगा, अपथर्स्ट फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर उठ गई, ठीक है। तो सारा मसला डेंसिटी और अपथर्स्ट फोर्स का ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही है ना, हाँ, इट राइजेज अ लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि when a ship enters from sea river, when enters the sea from a river, the ship is elevated due to higher density of salty water, ठीक है, हायर डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, डेंसिटी से क्या होता है, डेंसिटी से क्या होता है, अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स इनको थोड़ा सा पुश कर देती है लिटिल, तो इट राइजेज अ लिटिल, ठीक है, ड्यू टू विच इट राइजेज अ लिटिल, कि उसकी वजह से, अपथर्स्ट फोर्स की वजह से, डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, अपथर्स्ट फोर्स भी बढ़ जाती है, अपथर्स्ट फोर्स बढ़ जाती है तो क्या करता है, ये पुश करने लगता है ऑब्जेक्ट्स को अब ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि अपथर्स्ट फोर्स अपर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, ये वो है शिप है, अब इसको यहाँ पे फोर्स मिल रहा है, ठीक है, इसको अपथर्स्ट फोर्स मिल रहा है तो क्या होगी, ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हेन
व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेज अ लिटिल, बिल्कुल अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। जैसे ही शिप कोई लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी पे जाती है तो वो रेज हो जाती है अपथर्स फोर्स और डेंसिटी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, शिप जो है थोड़ी सी राइज हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन रिवर वाटर, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी और अपथर्स फोर्स की वजह से क्या होता है, शिप थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। तो जो एसर्शन का रीजन है वो बिल्कुल ठीक है, एसर्शन अपने आप भी ठीक है, इंडिविजुअली ट्रू है, और रीजन भी अपने आप में इंडिविजुअली ट्रू है, और साथ ही साथ रीजन जो है वो एसर्शन को बैक करता है, ठीक है, एसर्शन को बैक करता है, जिसकी वजह से आंसर ए हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रेशर से रिलेटेड। तो हम लोग ने प्रेशर के लिए क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हल्का सा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा फोर्स, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ, एरिया के साथ, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा, जितना प्रेशर ज़्यादा उतना एरिया कम, ठीक है, ये हमने देखा था। जैसे आप नीडल क्यों क्यों यूज़ करते हैं बैलून को फोड़ने में, क्योंकि नीडल जो है बहुत छोटे एरिया में बहुत हाई प्रेशर लगाती है, ठीक है। छोटे एरिया में क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर मतलब बहुत हाई फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बलून फूट जाता है, ठीक है। ये तो आपने कॉमन सेंस से ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको भले ना पता हो, लेकिन आपने ये रिलेशन, ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर नोटिस किया होगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यही पे बात हो रही है तो देख लेते हैं क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी का प्रेशर है, जो ह्यूमंस का प्रेशर है सैंड पे, वो कैसे लगेगा, क्या इफेक्ट करेगा, आपको ये बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं इसके, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है लार्ज वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, तो क्या जब खड़े होने पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा या लेटे रहने पे ज़्यादा लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। खड़े रहने पे ज़्यादा लगेगा, ऐसे वर्टिकल पे ज़्यादा लगेगा, या लेटे रहने पे ज़्यादा लगेगा, ये आपको बताना है, क्या ये सही है। स्मॉलर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, क्या खड़े रहने पे कम लगेगा और लेटे रहने पे ज़्यादा लगेगा, ये बताना है प्रेशर में, ठीक है। सेम वाइल स्टैंडिंग और लाइंग, ठीक है, क्या दोनों में ही प्रेशर सेम रहेगा, आपको ये बताना है। और लास्ट ऑप्शन है लार्जर वाइल स्टैंडिंग ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्मॉलर ड्यूरिंग नाइट टाइम वाइल लाइंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो आप एकदम ही से एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि डे टाइम और नाइट टाइम का कोई मतलब ही नहीं होता प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से यही फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं कि क्या सही कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मतलब एरिया जहाँ पे कम होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, ठीक है। एरिया जहाँ पे कम होगा, ठीक है, तो कहाँ पे कम है, स्टैंडिंग में एरिया कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना ही एरिया है, ठीक है, इतना ही एरिया है और इतने पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का प्रेशर लग रहा है। ये सैंड है नीचे, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, ये सैंड है, ठीक है। एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, हमने देखा है एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो खड़े होने पे कम प्रेशर, कम एरिया है पर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए होना चाहिए, लार्ज वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। क्यों, क्योंकि जब लेटे रहेंगे एरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ भी लगाना है, 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 जिसकी वजह से प्रेशर जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट सा हो गया, ठीक है। पास्कल्स लॉ यही कहता है, ठीक है। चलिए हम उसके बारे में बाद में देखेंगे, कोई क्वेश्चन आता है अगर पास्कल्स लॉ के बारे में। हालांकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है अपने चैप्टर 5 में, तो अगर आपको देखना है तो आप चैप्टर 5 में पास्कल्स लॉ के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा, क्यों, क्योंकि एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, फिर फोर्स भी कम हो जाएगा। तो जो प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का सैंड में, अगर वो खड़ा है कोई ह्यूमन, अगर कोई ह्यूमन अपने स्टैंडिंग पोजीशन में है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि एरिया बहुत कम है, और जब वो लेटा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, CDS 2017 में आया हुआ है। तो आपको बताना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डस सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो आपको बताना है किस बॉडी में, ये कौन से फिजिकल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास जो है, इनके मास का जो सेंटर है वो बॉडी के बाहर लाया करता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है फाउंटेन पेन, सेकेंड ऑप्शन है क्रिकेट बॉल, थर्ड ऑप्शन है रिंग,
और लास्ट ऑप्शन है बुक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, रिंग, क्योंकि रिंग हॉलो होती है, ठीक है, रिंग हॉलो होती है, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी। जबकि फाउंटेन पेन क्या है, क्रिकेट बॉल क्या है और बुक क्या है, इनका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब स्टफ्ड ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है। और रिंग क्या है, खोखली है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका सेंटर ऑफ मास रिंग का बाहर होता है और बाकी लोग का अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।